नमस्ते, आदाब। आली के पॉडकास्ट हमारे हक हमारी ज़ुबानी में मैं नूर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसको हम वन ऑफ द पिलर्स ऑफ आलीज फाउंडेशन भी कह सकते हैं, और वो है फेमिनिज्म या नारीवाद। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ी हैं फिजा, जो कि आली की एक सदस्य हैं और एक युवा फेमिनिस्ट राइट्स एक्टिविस्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिजा। शुक्रिया नूर। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम आगे बढ़ते हैं और अपने पहले प्रश्न पे आते हैं कि अगर हम सरल शब्दों में जानना चाहें तो फेमिनिज्म से हम क्या समझते हैं? अच्छा, तो नूर, जब मानव समाज में बराबरी या नॉन डिस्क्रिमिनेशन की स्ट्रगल की बात करते हैं तो फेमिनिज्म का जिक्र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फेमिनिज्म जैसे कि जो टर्म है वो आता है फेमिनिन शब्द से, और कोई भी इज्म आमतौर पर किसी भी आइडियोलॉजी को बोलते हैं, किसी विचारधारा को बोलते हैं। वैसे ही नारीवाद या फेमिनिज्म भी एक आइडियोलॉजी है। इनफैक्ट ये एक आइडियोलॉजी नहीं बल्कि आइडियोलॉजीज का एक कंपैटिबल कलेक्शन है। इसलिए जब हम फेमिनिज्म बोलते हैं तो हम फेमिनिज्म में एस लगाकर फेमिनिज्म्स बोलते हैं। फेमिनिज्म का मतलब है महिलाओं के समान अधिकारों और विचारधारा की मांग करना। ये समाज में महिलाओं के स्थान और महत्व को बढ़ावा देने का एक आंदोलन है। अगर बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो नारीवाद एक सोच है जो कि मानती है समाज में पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज़्यादा उत्पीड़ित हैं, वंचित हैं और शोषित हैं। महिलाओं को समाज में ऐतिहासिक रूप से एक सेकेंडरी सिटीजन माना गया है और इस ऑपरेशन का कोई भी सच्चा या नेचुरल जस्टिफिकेशन नहीं है, ये बिल्कुल ही सोसाइटल है। नारीवादी विचारधाराओं का मानना है कि हमारी सोसाइटी बाय डिफॉल्ट एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, और जिसका मतलब है कि पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जो सामाजिक नियम हैं वो उन्होंने ही बनाए हैं और उनके फेवर में ही बनाए हैं, और महिलाओं को कम आंका जाता है, यानी महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं हासिल है। फेमिनिस्ट आइडियोलॉजीज मेनली जेंडर के आधार पर होने वाले भेदभाव को ख़त्म करने की और वास्तविक समानता यानी सब्सटैंशियल इक्वालिटी लाने की बात करते हैं। ऑल्दो ये परिभाषा एक लिटरल परिभाषा है, क्योंकि मैंने महिलाओं और पुरुषों की बात की है। जैसे कि मैं आगे बात करूंगी, इसमें काफ़ी बदलाव आ चुके हैं और अभी के कॉन्टेक्स्ट में इस परिभाषा में बहुत चेंजेस हैं। फेमिनिस्ट आइडियोलॉजीज़ के अगर इतिहास की बात करें तो हमारे पास लिबरल फेमिनिज्म है, रैडिकल फेमिनिज्म, सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, इको फेमिनिज्म एक्सेट्रा। तो फिजा, ये तो हमने जाना फेमिनिज्म के बारे में कि फेमिनिज्म क्या है, पर क्या हम इसकी शुरुआत कहाँ से हुई ये जान सकते हैं? क्योंकि अगर किसी भी चीज़ की शुरुआत को हम समझें तो शायद हम उस पर और गहराई से जानकारी कर पाते हैं। और आजकल जो एक माहौल है जिसमें हम लोग महिलाएं, कई ऐसी महिलाओं से वाकिफ़ हूँ जो अपने आप को फेमिनिस्ट कहने से घबराती हैं, जो ऐसा ओपनली ये नहीं कहना चाहती हैं कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, क्योंकि उसमें कई बहुत सारी नेगेटिव टर्म्स और उसको बहुत नेगेटिव तरीके से लिया जाने लगा है। तो क्या हम जान सकते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और किस कॉन्टेक्स्ट में हुई? बिल्कुल। तो आपने जो बोला मैं इससे एकदम सहमत हूँ कि इतना घबराते हैं लोग इस टर्म से, तो इसका इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी, पॉलिटिक्स और प्रोटेस्ट के रूप में नारीवाद का जन्म अमेरिका और यूरोप में हुआ। मगर ये कहना गलत नहीं होगा नूर कि भारत के साथ साथ दुनिया भर में नारीवाद शब्द का इस्तेमाल किए बिना नारीवादी मुद्दों, मूल्यों और तरीकों पर सदियों से चर्चा होती आ रही है। तो फेमिनिज्म की 3 प्रमुख आंदोलन थे जिन्हें 3 लहरें या 3 वेव्स के नाम से जाना जाता है, 3 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। पहली लहर नारी अधिकारों की मांग करने के लिए लड़ी गई थी। ये 19th सेंचुरी के ख़त्म होने पर और 20th सेंचुरी की शुरुआत में रही है। इसमें मताधिकार, वोटिंग अधिकार, शिक्षा और काम करने के अधिकार को हासिल करने के लिए लड़ाई हुई थी। दूसरी लहर थी 1960s और 70s के डेकेड्स में, जो कि भी थी सेम वही समान दर्जे, इक्वल अरेंजमेंट्स की बात करती थी। इन लहरों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने की है, उसमें एक चीज़ जो मिसिंग थी वो ये थी कि ये सिर्फ और सिर्फ बाइनरीज में बात करती थी, यानी औरतें और मर्दें।
उन औरतों में भी ये मुहिम सिर्फ जेंडर पे फोकस करता था, यानी कि कोई और इंटरसेक्शंस नहीं, जो कि इस जेंडर बेस्ड मार्जिनलाइजेशन को बढ़ा देते हैं। और भी इंटरसेक्शंस होते हैं जिनकी वजह से फर्दर वायलेंस और हिंसा होती है, उनके बारे में बात नहीं करता था ये। यहाँ मैं एलिस वॉकर, जो कि एक ब्लैक वुमेन राइटर हैं, उनको कोट करना चाहूँगी, जिन्होंने वुमेनिस्ट या वुमेनिज्म शब्द को आम किया है। उन्होंने बोला कि वुमेनिस्ट इज टू फेमिनिस्ट एज पर्पल इज टू लैवेंडर। अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं, फेमिनिज्म सिर्फ एक हिस्सा है अम्ब्रेला टर्म वुमेनिज्म का, और वुमेनिज्म वो है जो कि डुअल ऑपरेशन को दर्शाता है, जो कि अफ्रीकन अमेरिकन महिलाएं फेस करती आई हैं, यानी कि रेशियल ऑपरेशन और जेंडर ऑपरेशन। यानी कि इन महिलाओं का मानना था नारीवादी विचारधारा में उनकी स्ट्रगल्स की सुनवाई ही नहीं है, क्योंकि वो एक ब्लैक वुमेन के स्ट्रगल्स हैं और वाइट वुमेन के स्ट्रगल्स में बहुत अंतर होता है। तो इसी से मैं आना चाहूंगी हमारी थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म पर, जो कि 1990s से आज तक चलती आ रही है। इसमें बात हुई थी, मेन मोटिव जो था वो सोसाइटी में इक्वल अरेंजमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन पावर्स महिलाओं को देने की बात हुई थी। अब ये थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म की डेफिनेशन बिल्कुल भी स्ट्रिंजेंट या कड़े नियमों पर नहीं है, जैसे कि पहली की दूसरी लहरें थी। ये बाइनरीज के बियॉन्ड बात करती है, और इसमें इंटरसेक्शनैलिटी की समझ बड़ी है। और इंटरसेक्शनैलिटी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1989 में प्रोफेसर किम्बर्ले क्रेंशॉ, आपने सुना ही होगा, उन्होंने किया है, जिसका मतलब है कि उत्पीड़न या ऑपरेशन सिर्फ जेंडर ही नहीं बल्कि उसके साथ इंटरसेक्ट कर रही बाकी पहचानों के द्वारा भी किया जाना चाहिए। नारीवाद राजनीति के ये समझ रही है कि महिलाओं के पास जेंडर के साथ साथ बहुत सारी चीजें जैसे कि रेस, सेक्सुअलिटी, क्लास है, कास्ट, बॉडीली एबिलिटीज, पढ़ाई इत्यादि के अनुभव होते हैं, जो कि समाज में उनकी सत्ता निर्धारित करते हैं। और क्वेयर थ्योरिस्ट ने तो जो पूरा जेंडर की कैटेगरी है उसी को चुनौती दी है कि बायोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट ही नहीं है, ये एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। तो नारीवादी की तीसरी लहर में समानता की लड़ाई सिर्फ महिलाओं की इमेंसिपेशन की ही नहीं बल्कि हर पहचान आधारित भेदभाव को खत्म करने की बात करती है। बहुत ही अच्छे तरह से समझाया कि क्या नारीवादी से हम असल में क्या समझते हैं और इसको गलत कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेना चाहिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फेमिनिज्म की क्या रेलेवेंस है, और स्पेशली आज के समय में ये क्यों और महत्वपूर्ण है। इंडिया ऑब्वियसली हम उसको फोकस इंडियन कॉन्टेक्स्ट में करेंगे, तो आज के समय में क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि फेमिनिस्ट टर्म का बर्थ भले ही वेस्ट में हुआ हो, भारत में बिना इस शब्द को इस्तेमाल किए फेमिनिस्ट इश्यूज, वैल्यूज और तरीकों पर चर्चा होती है ये। और वो बहुत ही छोटे लेवल पर एक घर में एक औरत का कुछ बोल देना या किसी रीति रिवाज के खिलाफ कुछ कहना, वो भी हो सकता है। पर यहाँ पर मैं बात करूंगी प्री इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस वाले एरा की। इंडिया हमेशा से एक मल्टीकल्चरल लैंड रहा है, यानी भिन्न भिन्न संस्कृति और कल्चर्स के लोग यहाँ रहे हैं, और पेट्रियार्की तो समाज में बाय डिफॉल्ट रही है। ऐसे में नारीवादी महिलाएं जैसे कि सावित्रीबाई फूले 1948 में पहला लड़कियों का स्कूल शुरू करने वाली, या 1882 में ताराबाई शिंदे जो कि पहला फेमिनिस्ट टेक्स्ट स्त्री पुरुष तुलना जिन्होंने लिखा, या पंडिता रामाबाई के स्ट्रगल्स और उनका प्रोटेस्ट पूरा कास्ट के बियॉन्ड जाना और रिलीजन के बियॉन्ड जाना 1980s में ही रहा है। ये सब हमारे सामने हमेशा से उभर के सामने आए हैं, और ये सब कुछ प्री इंडिपेंडेंस एरा में रहा है। तो भारत में हिस्टोरिकली फेमिनिज्म एज एन आइडियोलॉजी एग्जिस्ट करता रहा है, और इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी हजारों एग्जाम्पल्स मिलते हैं हमको। पर इन सारी मुहिमों के बाद भी फेमिनिज्म का रेलेवेंस टाइम के साथ कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ता ही गया है। चाहे हम NCRB का डेटा निकाल लें या NFHS का निकाल लें या किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट का निकाल लें, महिलाओं पर उत्पीड़न का डेटा बढ़ता ही मिलेगा आपको। बल्कि इस डेटा में भी अगर आप देखें तो जैसे जैसे इंटरसेक्शनैलिटीज बढ़ती हैं वैसे वैसे ऑपरेशन और वायलेंस भी बढ़ता है। जैसे कि ट्रांस महिलाएं या दलित महिलाओं के साथ वायलेंस और भी ज़्यादा होता है।
तो क्योंकि हम इतने मल्टीकल्चरल और इतनी सारी इंटरसेक्शनैलिटीज में एग्जिस्ट करते हैं, और क्योंकि ये वायलेंस और ये जो फोर्सेस हैं, पेट्रियार्कल फोर्सेस, वो इतनी स्ट्रेंथेंड हैं, इतना ज़्यादा मजबूत हैं, इस वजह से हिंदुस्तान में स्पेशली फेमिनिज्म का रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है और ये बढ़ते जा रहा है, और करंट टाइम्स में तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही। तो अब हम आली पे आते हैं कि आली अपने आप को एक फेमिनिस्ट या नारीवादी संस्था मानती है, तो इसके पीछे क्या आधार है या क्या आइडियोलॉजी है? तो नूर, अगर मैं आली की बात करूं और उसकी फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी को समझाने के लिए मुझे लगता है आली के इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी है। बीजिंग कॉन्फ्रेंस के बाद उत्तर प्रदेश की कुछ नारीवादी महिलाओं को ये रियलाइजेशन हुआ कि फेमिनिस्ट वुमेन लीडरशिप की बहुत अर्जेंट नीड है, और आली की स्थापना की गई, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, यानी जिसको हम आम भाषा में सीडॉ कहते हैं, उसके प्रिंसिपल्स पे आली की स्थापना की गई। आली का काम एक फेमिनिस्ट लेंस और राइट्स बेस्ड अप्रोच पे ही फोकस करता है। ग्रास रूट्स पे भी अगर हम बात करें तो वुमेन लीडरशिप, सिस्टरहुड, कम्युनिटी बिल्डिंग और बिलोंगिंग, ये सारे फेमिनिस्ट वैल्यूज पे ही आली काम करती आई है। कम्युनिटी लीडर्स, केस वर्कर्स, यंग कम्युनिटी लीडर्स, यंग केस वर्कर्स सारी महिलाएं हैं जिनको फेमिनिज्म, जेंडर पेट्रियार्की और स्पेशली लॉज, जो कि विमेन रिलेटेड लॉज और राइट्स पे ट्रेनिंग दी गई है। लॉ को टूल फॉर चेंज की तरह देखते हुए आली महिलाओं की न्याय तक पहुंच बनाने के लिए पिछले 25 सालों से काम करती आई है। और अगर मैं पर्सनली बताऊं तो फेमिनिस्ट वुमेन लीडरशिप की आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और वहाँ आली आती है, क्योंकि अब जब जेंडर पे गैप इतना बढ़ते जा रहा है, ट्रांस महिलाओं का वर्क प्लेसेस में इंक्लूजन ही नहीं है, औरतों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के इंस्टेंसेस का डेटा इतना बढ़ रहा है, एकदम एक जैसा काम करने पर भी प्रमोशन पुरुष को मिल जाता है और औरत को नहीं मिलता है। टॉप मोस्ट पद पर अमूमन पुरुष ही होगा, जिसकी एक सेक्रेटरी होगी जो कि महिला होगी और सारा कोट एंड कोट मैनेजमेंट करेगी, उसका सारा काम देखेगी। और ऐसे ही कई छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो कि वर्क स्पेसेस में स्पेशली एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी कोई गिनती ही नहीं है। तो इस दौर में आली का जो ये फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी है, जो वुमेन लीडरशिप को प्रमोट करता है, इसकी सबसे ज़्यादा रेलेवेंस है। मुझे उम्मीद है नूर की फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी और आली के बारे में आपको और हमारे लिसनर्स को इससे समझ में आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही क्लियर टर्म्स में, क्लियर वर्ड्स में हमें समझाया, हमारे लिसनर्स को बताया कि किस तरह से आली फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये पॉडकास्ट एंड होता है, और आई होप लिसनर्स को बहुत अच्छा लगा होगा और उनको काफ़ी सारी जानकारी भी मिली होगी। तो अब हम नेक्स्ट एपिसोड में, जैसा कि फिज़ा ने सीडॉ को मेंशन किया, तो हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे कि सीडॉ आखिर है क्या, इसको डिटेल में समझेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े रहेंगे सीडॉ और उसके प्रिंसिपल्स के बारे में जानने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिज़ा हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ ये जानकारी शेयर करने के लिए। बहुत शुक्रिया नूर, मुझे इसका अवसर देने के लिए।